गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं शांतनु राय निर्माण आईएएस के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी लोग फटाफट चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है, फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 5 दिन जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं मंडे टू फ्राइडे, उसका सैटरडे को एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन है निर्माण इसका, उसको जरूर दबाइए कि कोई भी प्रोग्राम अगर आपके लिए लॉन्च किया जा रहा है, कोई भी प्रोग्राम आपके लिए लाया जा रहा है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए। एजे बंजारा, गुड इवनिंग भाई। रोशनी यादव, जय श्री राम भाई। ठीक है, फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग। चलिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से आर्ट एंड कल्चर की क्लास को क्या करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए एक बिग होली सरप्राइज लेकर निर्माण आईएएस की पूरी टीम आ रही है और यह बिग होली सरप्राइज यह है कि 4 दिन में 4 मैराथन होगा, जो यूपीएससी सीएससी 2024 और अन्य स्टेट पीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है यह मैराथन। तो बिग होली सरप्राइज निर्माण आईएएस की पूरी टीम लेकर आपके साथ आ रही है। 4 मैराथन होगी, यानी कि इस मैराथन में 24 मार्च को 12 बजे कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 की आपको इसकी मैराथन होगी। इस मैराथन को देखना नहीं भूले। साथ ही इस मैराथन को आप लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने परिचितों के साथ, सबके साथ शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ ये लोग उठा सके। 25 मार्च को कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 9th की पॉलिटी की मैराथन चलेगी। 26 तारीख को क्लास 9th की ज्योग्राफी की कंप्लीट एनसीईआरटी चलेगी और 27 मार्च को कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9th की एनसीईआरटी चलेगी। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी मैराथन है 12 बजे से शुरू होंगे और 4 ये बिग सरप्राइज है। 4 दिन में 4 मेगा मैराथन, एक दिन में एक क्लास की कंप्लीट एनसीईआरटी की मैराथन चलेगी। ठीक है, तो इस सेशन को देखना आप लोग नहीं भूलिएगा। कंप्लीट सेशन होगा, पूरी एनसीईआरटी को कंपाइल करके एक साथ पूरे क्लास की, तो आपका रिवीजन भी आपका हो जाएगा इसी माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा और बाकी लोगों के साथ भी इसको शेयर जरूर करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हिस्ट्री का मैराथन क्लास 9th की 5 घंटे की या कंप्लीट मैराथन होगी और इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 9th की होगी। ऐसे ही 8 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट उसकी मैराथन होगी। तो इन 4 मैराथनों को देखना ना भूलें और इनसे यूपीएससी सीएससी और अन्य स्टेट पीएससी के जो एग्जाम होने वाले हैं उससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। आर्ट एंड कल्चर जो हम लोग पढ़े हैं उस पे जो एमसीक्यू है उसको पढ़ना हम शुरू करते हैं। ठीक है, उसके पहले आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में दौड़िए। क्या आप जिस लक्ष्य को फिक्स किए हैं, जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिस साध्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उस साध्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप उस दिशा में दौड़िए। दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहिए। यह कथन है अब्राहम लिंकन का कि अगर आपने कोई लक्ष्य अपना रखा है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़िए। दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, चल नहीं सकते हैं तो रेंगिए, लेकिन निरंतर इस काम को करते रहिए, ऐसा अब्राहम लिंकन ने कहा। यानी कि आप लोग जिस लक्ष्य को साध्य बनाए हो, उस साध्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आप प्रयास करते रहिए, आप निरंतर पढ़ते रहिए और एक समय आएगा कि आपने जिस लक्ष्य को तय किया है उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो अब्राहम लिंकन के इसी कोटेशन के साथ आज की एमसीक्यू की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर से संबंधित, वह पहला प्रश्न क्या है कि हड़प्पा स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसके संदर्भ में? हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, हड़प्पा स्थलों पर पाई गई मूर्तियां पत्थर, कांसे या मिट्टी की बनी थी। दूसरा, मिट्टी की मूर्तियां लाल मिट्टी एवं क्वार्टजाइट नामक प्रस्तर के चूर्ण से बनाई जाती थी। कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 और न ही 2। यह प्रश्न है। इंग्लिश में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द हड़प्पन साइट
फर्स्ट स्टेटमेंट इज द स्कल्पचर्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स were made of a stone, bronze or clay. Second option is clay idols were made from red clay and powder of a stone called quartz. Which of the above statement is are true? फटाफट जवाब दीजिए आप लोग, ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए। आज मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, किसका ऑप्शन कौन सा सही है। कुछ लोगों का ये होता है कि उनका अगर गलत हो जाता है तो उनको लगता है कि यार मैं गलत लिखता। आप लोग जवाब दीजिए, सही जवाब मैं यहां पर बताते चला जाऊंगा, ठीक है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, मैं देख रहा हूं कि कौन कौन सही जवाब दे रहा है। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, और इसको मैंने आप लोगों को पढ़ाने के दौरान इन सारी बातों को मैंने बताया हुआ है, ठीक है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। तो क्या होगा इसका उत्तर, तो ध्यान रखिएगा, जितने लोगों ने इसका उत्तर सी माना है या उत्तर बिल्कुल सही है, तो जिन लोगों ने इसका उत्तर सी माना है आपका उत्तर बिल्कुल सही है। हड़प्पा स्थल से संबंधित ये दोनों कथन क्या है, सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों के संदर्भ में, हड़प्पा के लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे। दूसरा, हड़प्पा के लोगों द्वारा कांसे की बनाई गई मूर्तियों में भैंस और बकरी की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। और तीसरा कथन है, सिंधु सभ्यता के सभी केंद्रों में कांसे की ढलाई का काम बहुतायत में होता था। तो हड़प्पा स्थल से संबंधित, हड़प्पा से संबंधित लोगों के कामों से संबंधित 3 कथन दिए गए हैं और कह रहा कौन सा कथन सत्य है। यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पीपल ऑफ हड़प्पा। A is the Harappan people used to cast bronze on a large scale. Second is among the bronze sculptures made by the Harappan people, the sculptures of buffalo and goat are especially noteworthy. And C is bronze casting was done in abundance in all the centers of the Indus Valley civilization. Which of the above statements is are ट्रू, ठीक है। फटाफट जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर कि हड़प्पा लोगों के संदर्भ में 3 कथन दिया गया है और इन तीनों कथनों में कौन से कथन सही है, क्योंकि सत्य कथन पूछा गया है कि कौन सा कथन क्या है, ट्रू है। फटाफट जरा जवाब दीजिए, क्या होगा इसका उत्तर, फटाफट जवाब दीजिए जरा, फटाफट जरा जवाब दीजिए, चलिए फटाफट जवाब दीजिए। चलिए, तो जिन लोगों ने प्रश्न संख्या 2 के ऑप्शन डी माना है वह ऑप्शन सही है, क्योंकि हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे। यह मैंने बताया था आप लोगों क्लास के दौरान। और जो कांसे की मूर्तियां बनाई जाती थी वह द्रव्य मापन मोम विधि से बनाई जाती थी, यह भी आपको बताया था मैंने। और भैंस और बकरी की मूर्तियां विशेष रूप से है उत्कीर्ण किया गया है, ये भी बातें मैंने बताई थी कि कुछ पशुओं की मूर्तियों का निर्माण किया गया था, उसमें भैंस और बकरी की मूर्तियों का विशेष रूप से उल्लेखन किया गया है। और अगला, सिंधु सभ्यता के सभी केंद्रों में कांसे की ढलाई का काम बहुतायता से होता था। तो ऑप्शन डी यानी कि तीनों कथन सही है, इसलिए उत्तर क्या होगा इसका उत्तर होगा डी। तो जिन लोगों ने प्रश्न संख्या 2 का उत्तर डी माना है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 क्या है भाई, पुरातत्वविदों को हजारों की संख्या में मुहरे यानी मुद्राएं मिली हैं जो आमतौर पर किससे बनाई गई थी। कह रहा है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य करवाया जा रहा था तो उस उत्खनन कार्य के दौरान पुरातत्वविदों को कुछ मुहरे प्राप्त हुई। वो मुहरे किस चीज से बनी हुई थी? 4 ऑप्शन दिया है, पहला सेलखड़ी, दूसरा तांबा, तीसरा कांस्य और चौथा मिट्टी। करा इन चारों में से किससे बनी हुई थी यह प्रश्न पूछा गया है। यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ सेल्स which were usually made from, first is सिलखड़ी, सेकंड इज कॉपर, थर्ड इज ए ब्रॉन्ज और फोर्थ इज सॉइल। कौन सा उत्तर इसमें सही है जरा फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। जब पढ़ा रहा था मैं तो आप लोगों को बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जिन मोहरों का निर्माण किया गया वह किन किन चीजों से निर्माण उसका किया गया, यह मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इस पे, फटाफट आ जाइए जरा उत्तर दीजिए फटाफट। मैं देख रहा हूं कौन कौन से लोग कौन कौन से उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर, ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए। बताया था मैंने आप लोगों को, क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा डी 1 2 3 4। यानी सेलखड़ी की भी मोहरें बनाई जाती थी, तांबे की भी मोहरें बनाई जाती थी,
कांस की भी मोहरें बनाई गई हैं और मिट्टी की भी मोहरें बनाई गई हैं। तो इस प्रकार से कौन सा उत्तर सही होगा? इस प्रकार से इसका उत्तर होगा डी। और ध्यान रखिए, प्रश्न करना इसलिए जरूरी है कि इससे यह पता चल जाएगा कि जो आपने पढ़ा है उससे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप कर पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि परीक्षा में आपको प्रश्न करना होता है, तो उस प्रश्न को करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ने के बाद और सीधे क्या किए, सीधे परीक्षा हाल में ही प्रश्न करने लगोगे तो क्या होगा, पता चला कोई चीज नहीं समझ में आई तो गलती करके आप एग्जाम से बाहर हो गए। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ते हो तो पढ़ने के पश्चात उस पर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इसको करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि परीक्षा में जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप क्या करोगे, उसको सही करके चले आओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा 4, क्योंकि सिलखड़ी, तांबा, कांस और मिट्टी, इन चारों के क्या बने थे, ये मोहरे बनते थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 कह रहा है, हड़प्पा की मानक मुद्रा निम्नलिखित में से क्या थी? ए 2 × 2 इंच की वर्गाकार, बी 2 × 3 इंच की वर्गाकार, सी 2 × 4 इंच की वर्गाकार और डी 3 × 3 इंच की वर्गाकार। कह रहा है यहां हड़प्पा में मानक मुद्रा का निर्माण किया गया, तो उस मानक मुद्रा का आकार क्या था? ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्टैंडर्ड करेंसी ऑफ हड़प्पा? 2 × 2 इंच स्क्वायर, बी 2 × 3 इंच स्क्वायर, सी 2 × 4 इंच स्क्वायर एंड डी 3 × 3 इंच स्क्वायर। फटाफट जरा जवाब दीजिए, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर क्या है? प्रश्न संख्या 4 का उत्तर क्या है? फटाफट इसका जरा जवाब दीजिए आप। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर क्या होगा बताइए, फटाफट इसका जवाब दीजिए। चलिए, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर क्या होगा? चलिए, तो जिन लोगों ने प्रश्न संख्या 4 का उत्तर ए माना है, बिल्कुल सही जवाब है। हड़प्पा की जो मानक मुद्रा थी वह 2 × 2 इंच की वर्गाकार मानक मुद्रा थी, 2 × 2 इंच स्क्वायर। ठीक है, तो ए उत्तर इसका सही है। जिन लोगों ने इसका उत्तर ए लगाया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 और ये 2002 में पूछा गया है प्रश्न, यूपीएससी 2002 में प्रश्न पूछा गया है। क्या है कि हड़प्पा मूर्ति कला की मोहरों और टेराकोटा कला में निम्नलिखित में से किस जानवर का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है? क्या प्रश्न है? हड़प्पा मूर्ति कला की मोहरों और टेराकोटा कला में निम्नलिखित में से किस जानवर का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था? यानी किस जानवर का चित्र मोहरों पर नहीं बनाया गया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, गाय, हाथी, गैंडा और चीता। यह प्रश्न 2002 में यूपीएससी में पूछा गया था। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन स्कल्पचर्स? बताइए भाई, फटाफट जवाब दीजिए। और इसको मैंने आप लोगों को बताया था और कहा था कि इस चीज को ध्यान रखिएगा कि क्या नहीं है, इससे जरूर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट जवाब दीजिए भाई, क्या उत्तर होगा इसका? फटाफट जवाब दीजिए, इसका उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, गाय। ए, गाय का चित्र हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर नहीं है। बाकी आपको हाथी, गैंडा, चीता इन सबके चित्र हैं, गाय का चित्र नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 करा, सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यानी कि यह प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो धार्मिक संस्कृति थी, इस धार्मिक संस्कृति से संबंधित कुछ कथन दिया गया है और वो कथन के बाद पूछ रहा है इसमें से कौन से कथन सत्य है। यानी कि धार्मिक संस्कृति से संबंधित जो ये कथन है ये सत्य है कि नहीं सत्य है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, पहला क्या है? पहला है कि टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है और इनमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। जब पढ़ा रहा था तो आप लोगों को बताया था कि इसी को मातृ देवी की मूर्ति माना गया था। ठीक है। दूसरा कथन क्या है कि हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जैसे पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक संस्कृति से संबंधित ये जो कथन है, क्या ये कथन सही है या नहीं सही है? तो सत्य कथन के बारे में
पूछा गया है। यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस कल्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज टेराकोटा फिगर्स डिपिक्टिंग अ वुमन हैव बीन फाउंड, one of which depicts a plant growing from the woman's womb. And second statement is the Harappans considers the earth to be the goddess of fertility and worships the earth in the same way. 3 horned images have been found on the seals in the form of a male deity who are sitting in the posture of a yogi. Which of the above statements is या आर ट्रू? बताइए, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक संस्कृति के संदर्भ में ये जो 2 कथन है, इसमें से कौन से सही है, कौन से गलत है? तो पूछ रहा है सत्य कथन के बारे में पूछा जा रहा है। बताइए भाई फटाफट। पढ़ाने क्रम में धार्मिक संस्कृति जब पढ़ा रहा था तो आप लोगों को मैंने ये बात बताई थी। बताइए फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या होगा? चलिए फटाफट जवाब दीजिए भाई। मैं देख रहा हूं कौन कौन जवाब दे रहा है, सभी लोग इसका जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर जिन लोगों ने सी माना है वह बिल्कुल सही जवाब है, जिन लोगों ने सी माना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसमें 2 कर लीजिएगा, इसमें भी 2 कर लीजिएगा, ठीक है। क्या होगा? दोनों कथन हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक संस्कृति से संबंधित है और दोनों सत्य है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक संस्कृति के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपतिनाथ महोदय की संज्ञा दी गई। दूसरा, इसमें हाथी, गैंडे, बाघ के साथ एक मृग को भी दर्शाया गया है और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। Consider the following statements in the context of the religious culture of the Indus Valley civilization. First statement is the ideal of the depicted god has been termed as Pasupatinath Mahadev. And second statement is it depicts elephants, rhinoceros and tigers as well as an antelope. Which of the above statement is are true? पूछ रहा है इसमें से कौन से कथन सत्य है सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक संस्कृति के संदर्भ में। जरा जवाब दीजिए फटाफट आप लोग, और बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा क्योंकि इन चीजों को पढ़ाया गया है, ठीक है ना। और देखिए जब पढ़ा रहा था तब भी मैं बता रहा था कि इस पर जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, इनकी विशेषताएं क्या है, किस तरीके से बनाई जाती हैं, इन पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उस समय आप लोगों को मैं पॉइंट्स करके 1 2 3 4 कर बता रहा था और सवाल भी उस समय बना रहा था। तो ये सब सवाल मैंने आप लोगों को बताए हैं टॉपिक पढ़ाने के दौरान। तो फटाफट जरा जवाब दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या होगा? 2 स्टेटमेंट है सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक संस्कृति के संदर्भ में और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, बताइए। चलिए, जिन लोगों ने उसका उत्तर डी माना है बिल्कुल सही जवाब है। इसमें उत्तर न तो 1 सही है और न तो 2 सही है, कोई सही उत्तर नहीं है। दोनों उत्तर क्या है? गलत है। दोनों को चेंज कर दिया गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो और लोथल से कौन कौन से आभूषण प्राप्त हुए, गहने प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविद जो थे उत्खनन के दौरान इन पुरातत्वविदों को कुछ आभूषण प्राप्त हुए हैं इस स्थल से, और कुछ आभूषण यानी कि गहने प्राप्त हुए हैं। पहला है तांबे के कड़े और मनके, दूसरा है सोने का कुंडल, तीसरा है लटकने तथा बटन, चौथा है सेलखड़ी के मनके। और पूछ रहा है क्या क्या प्राप्त हुआ है, यानी कि विच ज्वेल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो एंड लोथल। फर्स्ट इज कॉपर बैंगल्स एंड बेड्स, सेकंड इज गोल्ड अर्निंग्स, थर्ड इज लटकन एंड बटन्स एंड फोर्थ इज अल्वेस्टर बेड्स। फटाफट जवाब दीजिए भाई कि इन दोनों स्थलों का जब उत्खनन कार्य किया गया तो यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ, इस पर जवाब दीजिए। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, जवाब दीजिए। तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा डी। ये सभी चारों चीज उत्खनन के दौरान पुरातत्वविदों को क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अमरावती शैली। पढ़ा रहे थे जब आर्ट एंड कल्चर, तो इसमें अमरावती शैली के बारे में आप लोगों से मैंने बात किया था। तो प्रश्न है कि अमरावती शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
इसका विस्तार कृष्णा गोदावरी की निचली घाटी में, अमरावती और नागार्जुन कोंड में और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ। अमरावती शैली का विकास कृष्णा गोदावरी की निचली घाटी में और अमरावती और नागार्जुन कोंड में और उसके आसपास के क्षेत्र में हुआ। दूसरा, यह शैली स्वदेशी रूप से विकसित हुई। और तीसरा कथन है, सातवाहन राजाओं ने इस शैली का संरक्षण दिया। तो अमरावती शैली से संबंधित 3 कथन दिए गए हैं और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। और ध्यान रखिएगा, अमरावती शैली जब पढ़ा रहा था मैं, तो अमरावती शैली की विशेषताओं के बारे में मैंने बताया था। किन शासकों के द्वारा इसको संरक्षण दिया गया था, यह भी मैंने बताया था। तो ध्यान रखिए, फटाफट जवाब दीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू अमरावती स्टाइल। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट extends into the lower Krishna Godavari valley in and around Amravati and Nagarjun Konda. Second statement is, this style developed indigenously. And third statement is, the Satvahan kings patronized this style. Which of the above statement is are true? फटाफट बताइए मेरा क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बताइए। अमरावती शैली जब पढ़ा रहे थे आप लोगों को मैंने बताया था, ठीक है। देखिए, इस प्रश्न के माध्यम से ये क्वेश्चन एमसीक्यू क्यों आपको मैं करवा रहा हूं, इसलिए करवा रहा हूं कि पढ़ने के बाद जब सवाल उस पर पूछे जाएंगे तो आप करने की स्थिति में हो कि नहीं। क्योंकि परीक्षा में तो आपको प्रश्न ही करने हैं, तो पढ़ने के बाद अगर प्रश्न नहीं कर पाओगे तब क्या होगा। तो यहां पर हमें पता चल जाएगा, अगर प्रश्न कर पा रहे हैं तब तो बहुत सही बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को पता लगाकर उसको दूर करेंगे और फिर प्रश्न करना आ जाएगा, इसलिए इन प्रश्नों को किया जाता है, ठीक है। तो बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर क्या होगा अमरावती शैली संबंधित, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने इसका उत्तर डी माना है, यानी कि 1, 2 और 3, यह तीनों कथन सही है अमरावती शैली के संदर्भ में, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो से, यानी मोहनजोदड़ो नामक जो स्थल है उससे क्या क्या प्राप्त हुआ है। पहला, कांस की नर्तकी की मूर्ति। दूसरा, पशुपति महादेव की मुहर। तीसरा, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति। कह रहा कौन सा कथन सत्य है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोहनजोदड़ो। फर्स्ट इज ब्रॉन्ज डांसर स्टैच्यू, सेकेंड इज सील ऑफ पशुपतिनाथ महादेव, एंड थर्ड इज ए स्टोन स्टैच्यू ऑफ ए बियर्ड मैन। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर ट्रू। फटाफट जरा जवाब दीजिए, इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए भाई, सभी लोग, जो लोग नहीं जवाब दे रहे हैं वो भी जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। चलिए ध्यान रखिएगा, यह तीनों स्टेटमेंट सही है और इस प्रकार इसका ऑप्शन डी जिन लोगों ने माना है, मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी मूर्ति भी मिली है, पशुपति महादेव की मुहर भी मिली है और एक दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। तो इस तरीके से यह तीनों कथन क्या है, सही है। तो जिन लोगों ने इसका उत्तर डी माना है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। कह रहा है इस पर विचार कीजिए और विचार करके यह बताइए कि इसमें से कौन सही है, ठीक है। सिंधु घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन के संदर्भ में 3 कथन दिए गए हैं और कह रहा है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि सिंधु घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार की चाक पर बनाए गए बर्तन हैं। दूसरा कथन है काले रंगीन बर्तनों पर लाल लेप की एक सुंदर परत है जिस पर चमकीले काले रंग से ज्यामितीय आकृतियां और पशुओं की डिजाइन बने हुए। और तीसरा कथन है कि बहुरंगी मृदभांड बहुत कम पाए गए हैं और पूछ रहा है इन तीनों कथनों में सही कथन कौन सा है। यानी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द पोट्री फाउंड इन द इंडस वैली। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द पोट्री फाउंड इन द इंडस वैली इज मोस्टली मेड ऑन ए पोटर्स व्हील, and second statement is the black colored pots have a beautiful layer of red coating on which geometric shapes and animals design are made in shiny black paint. And third statement is very little multicolored pottery has been found. Which of the above statement is are true? फटाफट बताइए, जब पढ़ा रहा था सिंधु घाटी सभ्यता में कला तो इन सारी चीजों पर हमने चर्चा की हुई है। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर क्या होगा, फटाफट इसका जरा जवाब दीजिए आप लोग।
चलिए फटाफट जवाब दीजिए सब लोग, ठीक है, चलिए बताइए फटाफट। ठीक, अब ध्यान रखिए ये तीनों बातें सही है सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों से संदर्भ में। तो क्या होगा, जिन लोगों ने इसका उत्तर डी माना है, यानी कि पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है और तीसरा कथन भी सही है, इस प्रकार से इसका उत्तर जो डी है यह बिल्कुल सही उत्तर है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने इसका उत्तर डी माना है बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि धौलावीरा से संबंधित कथनों पर विचार करिए कि धौलावीरा से क्या क्या प्राप्त हुआ है। पहला जल निकास प्रबंधन, दूसरा जल कुंड, तीसरा धौलावीरा में पत्थरों के ढांचों के अनेक अवशेष मिले हैं। कह रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम धौलावीरा। फर्स्ट इज ड्रेनेज मैनेजमेंट, सेकेंड इज वाटर पॉन्ड, थर्ड इज मेनी रिमेन्स ऑफ स्टोन स्ट्रक्चर्स हैव बीन फाउंड इन धौलावीरा, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। फटाफट बताइए भाई। मैं जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहा था, हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रहा था, तो आगे जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में आपसे चर्चा की हुई थी, और जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि यह सबसे महत्वपूर्ण स्थल है जहां से जल प्रबंधन प्रणाली इसकी एक उन्नत अवस्था में थी, एक इसकी विशेषता थी, इसकी विशेषता थी, ठीक है ना। तो इसका जवाब दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या होगा, फटाफट इसका जवाब दीजिए। क्या होगा इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 12 का? तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर होगा डी 1, 2 और 3। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन डी माना है बिल्कुल सही है कि धौलावीरा की जल निकासी प्रबंधन जो थी वो विशिष्ट प्रकार की थी, जलकुंड यहां से प्राप्त हुए हैं और यहां से पत्थरों के ढांचे के और अनेकों अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सांची का स्तूप। जब सांची का स्तूप पढ़ा रहा था तो आप लोगों को मैंने बताया था कि सांची के स्तूप पर इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखता हूं कि कितने लोगों ने उस बात को ध्यान से सुना और देखा था, या टेलीग्राम पर जब कंटेंट गया था तो आप लोगों ने उसको कितने ध्यान से देखा था। तो सांची के स्तूप से संदर्भित 3 कथन दिए गए हैं और कहा गया इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है सांची स्तूप का निर्माण 200 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच किया गया। दूसरा है सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। और तीसरा है यह बेतवा नदी के ठीक पश्चिम और विदिशा से लगभग 5 मील दक्षिण पश्चिम में एक ऊंचे पठारी क्षेत्र में स्थित है। यानी कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू सांची स्तूप। फर्स्ट इज सांची स्तूप वाज बिल्ट बिटवीन 200 BC एंड 500 AD। सेकेंड इज सांची स्तूप इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। एंड थर्ड इज इट इज सिचुएटेड ऑन ए हाई plateau just west of the Betwa river and about 5 miles southwest of Vidisha. Which of the above statement is are true? बताइए। सांची स्तूप जब पढ़ा रहा था तो सांची स्तूप पढ़ाने क्रम में मैंने इन सारी बातों को आपसे डिस्कशन किया था, इस पर सवाल भी बनाकर आपको दिखाया था। तो फटाफट जवाब दीजिए भाई कि इसका उत्तर क्या होगा, बताइए बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर क्या होगा, तीनों सही है। तीनों कथन सांची स्तूप से संबंधित जो है वह तीनों कथन सही है। जिन लोगों ने इसका उत्तर डी माना है बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सारनाथ सिंह स्तंभ के संदर्भ में, और इसको भी जब सारनाथ सिंह स्तंभ जहां पढ़ा रहा था जब स्थापत्य और कला के रूप में, तो आपको इस पर भी मैंने प्रश्न बनाकर दिखाया था कि ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। क्या है, सारनाथ सिंह स्तंभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 कथन दिया गया और कह रहा है इसमें से कौन से कथन सत्य है। पहला कथन क्या है कि यह भगवान बुद्ध द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या हुआ बताया था, बताइए जरा। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब कि बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया उसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कहा गया कि भगवान बुद्ध द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, कथन है कि यह मौर्यकालीन मूर्ति कला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। और तीसरा कथन है कि इस सिंह स्तंभ को ऊपरी चक्र और कमलाधार के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है।
करा इन तीनों कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू सारनाथ सिंह पिलर्स। फर्स्ट, इट वाज बिल्ट बाय एम्परर अशोका टू कॉमेमोरेट द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ धर्म चक्र परिवर्तन, गिविंग द फर्स्ट सिमोन बाय लॉर्ड बुद्धा। सेकेंड इज, it is an excellent example of Mauryan sculpture. And third is, this line pillar without the upper wheel and lotus base has been adopted as the national symbol of independent India. Which of the above statement is are true? इन तीन कथनों में से सारनाथ के सिंह स्तंभ से संबंधित तीन कथन दिए गए हैं और तीनों कथनों से पूछ रहा है कि इसमें से कौन से सही है। ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ाने के दौरान मैंने आप लोगों को इस बात को बताई थी। फटाफट जरा जवाब दीजिए तीनों कथनों पर। क्या होगा उत्तर इसका? क्वेश्चन नंबर 14 का। तो ध्यान रखिएगा, यह तीनों कथन सारनाथ के सिंह स्तंभ से संबंधित जो है वो सत्य है। तो जिन लोगों ने उत्तर डी माना है बिल्कुल सही जवाब है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी सारनाथ से है। सारनाथ के सिंह स्तंभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और मैंने बताया था सारनाथ का सिंह स्तंभ जब बता रहा था तो उसकी विशेषताओं की मैं चर्चा किया था और इन विशेषताओं को मैं पॉइंट पॉइंट करके आप लोगों को बताया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या है कथन? तीन कथन दिया है, करब कौन सा सत्य है? पहला, वृत्ताकार शीर्ष फलक एक उल्टे कमल की आकृति पर टिका हुआ दिखाई देता है। दूसरा, कमल पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी को उसकी सघनता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तीसरा, नीचे के हिस्से में वक्र तलों को सुंदरता से उकेरा गया है। और कह रहा सही कथन बताइए इसमें, यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सारनाथ सिंह पिलर। फर्स्ट, द सर्कुलर टॉप पैनल अपीयर्स टू रेस्ट ऑन एन इन्वर्टेड लोटस शेप। सेकेंड इज, ईच petal of the lotus flower has been designed keeping in mind its density. And third is, the curved planes at the bottom are beautifully curved. Which of the above statement is are true? अब ये तीन कथन जो दिए गए सारनाथ के सिंह स्तंभ से संबंधित, इसमें कौन सा कथन सत्य है इसको जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताइए क्या होगा भाई, फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, फटाफट जरा जवाब दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर क्या होगा भाई? तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही। जिन लोगों ने इसका उत्तर डी माना है बिल्कुल सही जवाब इसका डी है। तीनों कथन सारनाथ के सिंह स्तंभ से संबंधित सही है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के जो फलक है उस फलक पर चित्रित चित्र का सही क्रम क्या है? जिन पशुओं का चित्र बनाया गया है उनका सही क्रम क्या है? ए दिया है हाथी, अश्व, वृषभ और सिंह। बी है हाथी, वृषभ, सिंह और अश्व। सी है सिंह, वृषभ, अश्व, हाथी। और डी है अश्व, सिंह, हाथी और वृषभ। यानी कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पिक्चर्स पेंटेड ऑन द पैनल ऑफ अशोकाज सारनाथ सिंह टॉप पिलर्स? बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 16 का जरा जवाब दीजिए, क्या होगा इसका उत्तर? जिन पशुओं की आकृतियां बनाई गई हैं उसका सही क्रम क्या है? बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए, ठीक है, सही क्रम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही क्रम है पहले अश्व, फिर सिंह, फिर हाथी और फिर वृषभ। तो जिन लोगों ने उत्तर डी माना है यह बिल्कुल सही उत्तर है। पहले अश्व की आकृति बनाई गई है, फिर सिंह की आकृति बनाई गई है, फिर हाथी की आकृति बनाई गई है और फिर वृषभ की आकृति बनाई गई है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, बादामी की गुफा, जब स्थापत्य कला पढ़ा रहे थे कल्चर, तो बादामी की गुफा के बारे में बताया था आपने। अब सवाल पूछा गया, बादामी की गुफा निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कर्नाटका, झारखंड, हिमाचल, आंध्र प्रदेश। यानी कि बादामी केव इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत आसान सवाल है, क्या होगा? कर्नाटक राज्य। तो जिन लोगों ने उत्तर ए माना है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है स्तूप। स्तूप निम्नलिखित में से कहां कहां पाए गए? यहां पर आपसे यह भी सवाल पूछ सकता है, इस सवाल में जिसमें स्तूप दिया गया है, इस सवाल में आपसे यह भी पूछ सकता है कि बौद्ध स्तूप निम्नलिखित में से कहां कहां पाए गए, ठीक है।
तो पहला है राजगिरी, दूसरा है वैशाली, तीसरा है कपिलवस्तु, चौथा है कुशीनगर। तो इस प्रश्न में आपको स्तूप या बौद्ध स्तूप दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, यानी कि वेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग आर स्तूप फाउंड। ठीक है, बताइए उत्तर इसका। जब आपको बता रहे थे कि बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ तो उसके अवशेषों को अलग अलग जगहों पर क्या किया गया, ले जाकर रखकर उसी के ऊपर स्तूपों का निर्माण किया गया था। कोई नाखून ले गया, कोई बाल का हिस्सा ले गया, कोई राख ले गया। तो इस तरीके से इन जो उनके अवशेष थे, उन अवशेषों के ऊपर क्या हुआ, अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग राजाओं के द्वारा, जो लोग इसको प्रश्रय दिए होते इस धर्म को, उन्होंने क्या किया, इस पर स्तूपों का निर्माण करवाया और ये बताया था आप लोगों को। क्या होगा इसका उत्तर, ध्यान रखिएगा। राजगिरी में भी बौद्ध स्तूप है, वैशाली में भी है, कपिलवस्तु में भी है और कुशीनगर नारा में भी है। कुशीनगर को कुशीनारा भी कहा जाता था, जो मल्लों की राजधानी थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये जो कुशीनगर कुशीनारा है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो कुशीनगर या कुशीनारा है, यह हिरण्यवती नदी के किनारे स्थित हुआ है। कभी भी यहां से प्रश्न ये पूछा जा सकता है। अभी तक ये प्रश्न नहीं पूछा गया है कि किस नदी के किनारे कुशीनगर या कुशीनारा बैठा है। तो बुद्ध जब कुशीनगर पहुंचे तो वह हिरण्यवती नदी के किनारे ही पहले पहुंचे और वहीं पर उन्होंने क्या किया, अपना शरीर त्यागा। तो ध्यान रखिएगा, यहां से कभी भी नए प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो इन चारों स्थलों से बौद्ध स्तूप पाए गए हैं। उत्तर इसका डी होगा। जिन लोगों ने चारों उत्तर माना है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्तूप के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि स्तूप एक गोल टीले के आकार की संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। दूसरा है कि बैराट स्थल पर स्थित स्तूप ईसा पूर्व 3री शताब्दी के स्तरीय संरचना का उदाहरण है। यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस ऑफ स्तूप। फर्स्ट, a stup is a round mound shaped structure used to house sacred Buddhist relic. And second is the stup located at the Bairat site in an example of a tied structure of the 3rd century BC. Which of the above statement is are true? बताइए भाई, फटाफट जवाब दीजिए। कह रहा है कि इन दोनों कथनों में कौन सा कथन सत्य है। बताइए कौन सा कथन सत्य है, जवाब दीजिए। ध्यान रखिएगा, दोनों कथन सत्य है और इसका उत्तर क्या होगा, सही, सी होगा। बहुत सारे लोग डी मान रहे हैं, नहीं, डी नहीं होगा, सी इसका उत्तर होगा। अभी आपको पिछले प्रश्न में ही बताए हैं कि जिन स्तूपों का निर्माण हुआ पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो चीजों को समझिए, अगर एक चीज को समझ गए आप तो उससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आप बड़े आसानी से उन प्रश्नों को कर लोगे। तो रटिए नहीं, कंसेप्चुअल क्लियरिटी के आधार पर आप इस चीज को समझिए। जब इस पिछले में बताया कि जब बुद्ध के अवशेषों को रखकर उस पर स्तूप का निर्माण किया गया, तो इसको कंसेप्ट के आधार पर आप समझने का प्रयास करिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि लोमस ऋषि की गुफा, पढ़ा रहा था मैं, इसको पढ़ाने क्रम में बताया था। और लोमस ऋषि की जो गुफा है, इस लोमस ऋषि की गुफा को किसी और नाम से भी जाना जाता है और ये मैंने पढ़ाया और ये आप लोगों को ढूंढना है। अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि जब पढ़ा रहा था अभी 2 दिन पहले लोमस ऋषि की गुफा को, तो इसका एक और नाम मैंने बताया था आप लोगों को और आप खुद ढूंढिए। जब आप खुद ढूंढोगे इसको तो आपको बाकी चीजें भी क्या होंगी, ध्यान में आएंगी। देखो क्या होता है, कभी भी किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है तो उस प्रश्न का उत्तर आप खुद ढूंढने का प्रयास करो। अगर कहीं से उत्तर मिल जाएगा तब तो आप देख लोगे और उस समय सही हो जाएगा, लेकिन बाद में भूल जाओगे। आप लोगों में से जो भी पहले कभी एग्जाम दिया हुआ है, आप ध्यान रखो कि जब आप एग्जाम देके आते हो और आपके कुछ प्रश्न गलत होते हैं, तो जिन प्रश्नों को आप खुद उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हो और जब उन प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढते हो और उत्तर मिल जाता है, तो आप देखोगे कि वैसे प्रश्न जिनका उत्तर आपने स्वयं ढूंढा है, वो प्रश्न कभी भी किसी भी एग्जाम में आ जाए, उन प्रश्नों को आप गलत नहीं करते हो, सही कर लेते हो। क्यों? क्योंकि जब आप प्रश्नों को ढूंढते हो तो उसके बारे में सोचते हो और जब किसी भी चीज को आप थिंकिंग प्रोसेस से गुजार देते हो तो वो चीजें भूलती नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपके माइंड में सेट हो जाती है। तो कभी भी पढ़ने के क्रम में चीजों को आप रटने का प्रयास मत करिए। कंसेप्चुअल क्लियरिटी के आधार पर किसी भी चीज को पढ़ने के बाद उसको सोचिए और सोचने के बाद उसको क्या करिए, आप आत्मसात करिए। और देखिए, इस तरीके से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, आप देखो कि आपका 1 हफ्ते तक अगर सोचने के बाद 1 घंटा पढ़िए और आप सोचिए कि 1 घंटा में आपने क्या पढ़ा, और इस तरीके से आप पढ़ना शुरू करोगे, 10 दिन के अंदर आपके अंदर एक बड़ा परिवर्तन दिखेगा। तो ये लोमस ऋषि की गुफा के संदर्भ में जो कथन है
3 कथन दिया गया और कह रहा है कि इसमें सही कथन क्या है। तो इन 3 कथनों में से सही कथन बताना है। और आप लोगों को लोमस ऋषि की जो गुफा है उसका एक नाम और है जो मैंने बताया है, ये आप लोगों को स्वयं ढूंढना है। ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन कंटेंट में है। अगर आप ध्यान से उस क्लास को पढ़े होगे और कंटेंट को देखे होगे तो मिलेगा, और ये आप लोगों का काम है, और आप ढूंढो इसको फिर देखो। अब 3 कथन क्या है। पहला, इस गुफा का प्रवेश द्वार अर्धवृत्ताकार चैत्य की तरह सजा हुआ है। मैंने बताया था लोमस ऋषि की गुफा जब पढ़ा रहा था कि इन गुफाओं के बारे में, इनकी जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को आपको जानना पड़ेगा। जो मूर्ति कला का निर्माण हुआ, उन मूर्तियों कला के निर्माण में उनकी विशेषताओं को आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि प्रश्न अब ये नहीं पूछ रहा है कि बुद्ध की भूमि स्पर्श वाली मूर्ति या मुद्रा कहां से प्राप्त हुई। अब ये नहीं पूछ रहा है प्रश्न, अब पूछ रहा है कि उसकी विशेषता कौन सी थी, क्या क्या विशेषताएं थी। अब मूर्ति की विशेषता पूछ लेता है। और पढ़ाने के दौरान इन सारी बातों को मैंने चर्चा आप लोगों के साथ किया है, और इस पर प्रश्न बना के भी मैंने दिखाया हुआ है। दूसरा है कि यह बिहार में बराबर की पहाड़ियों में शैलकृत गुफा है। तीसरा है कि इस गुफा का भीतरी कक्ष आयताकार है और इसके पीछे एक गोलाकार कक्ष है। कह रहा कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द केव ऑफ लोमस ऋषि। फर्स्ट इज द एंट्रेंस ऑफ दिस केव इज डेकोरेटेड लाइक अ सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क। Second is this is a rock cut cave in the Barabar hills in Bihar. Third is the inner chamber of this cave is rectangular and behind it is a circular chamber. Which of the above statement is are true? बताइए कौन सा कथन इसमें सही है, और इसको मैंने आप लोगों को बताया था। क्या होगा इसका उत्तर, ध्यान रखिएगा। जिन लोगों ने इसका उत्तर डी माना है, यानी कि तीनों कथन सत्य है लोमस ऋषि की गुफा के संदर्भ में। ठीक है, तो जिन लोगों ने इसका उत्तर डी माना है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ बिहार में है। पहला बसराह बखीरा स्तंभ, दूसरा लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, तीसरा रामपुरवा स्तंभ, चौथा लौरिया अरेराज स्तंभ। और कह रहा है कि कौन सा इसमें बिहार में है। विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर्स आर इन बिहार। तो ध्यान रखिएगा, ये चारों बसराहा बखीरा स्तंभ भी बिहार में है, लौरिया नंदनगढ़ भी बिहार में है, रामपुरवा भी बिहार में है, और लौरिया अरेराज भी बिहार में है। तो चारों स्तंभ क्या है, या बिहार में है। तो इस प्रकार इसका उत्तर डी होगा, और जिन लोगों ने इसका उत्तर डी माना है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अजंता की गुफा, क्या भाई अजंता के गुफा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अभी 2 दिन पहले इसको पढ़ाया है मैंने। तो अजंता की गुफा से संबंधित 3 कथन दिए गए। कह रहा है इसमें से कौन सही है। पहला, ये गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास बघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला यानी पश्चिमी घाट में रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित। दूसरा, कि इसमें कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें से 25 को बिहार या आवासीय गुफाओं के रूप में, जबकि 4 को चैत्य या प्रार्थना हाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पढ़ाने के क्रम में मैंने यह भी बातें बताई गई थी कि कितनी चैत्य गुफाएं हैं और कितनी बिहार की गुफाएं हैं, यह मैंने बताई थी। और तीसरा स्टेटमेंट है कि इन गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के मध्य हुआ था। करा कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू अजंता केव्स। फर्स्ट, दिस केव्स आर लोकेटेड एज ए सीरीज ऑफ रॉक कट केव्स इन द सह्याद्री माउंटेन रेंज नियर द बाघोरा रिवर नियर औरंगाबाद इन महाराष्ट्र. Second is it has a total of 29 caves, of which 25 were used as vihars or residential caves, while 4 were used as churches or prayer halls. And third is caves were developed in 200 BC. It happens between 650 AD. Which of the above statement is are true? कौन से इसमें कथन सत्य है? और ये मैंने आप लोगों को बताया था. फटाफट जरा जवाब दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा. ठीक है, फटाफट जरा जवाब दीजिए. ठीक है, क्या होगा इसका उत्तर? ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने इसका उत्तर डी माना है, यानी कि तीनों सही है, अजंता की गुफा से संबंधित कथन है. ठीक है, तो जिन लोगों ने इसका उत्तर डी माना है बिल्कुल सही जवाब है. ध्यान रखिएगा. अगला कि एलोरा की गुफा के संदर्भ में फिर 3 कथन दिए गए हैं और कहा गया इसमें से कौन से सत्य हैं. पहला क्या है कि ये गुफाएं महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर की दूर पर स्थित है. दूसरा, 34 गुफाओं का एक समूह है जिनमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित है. और तीसरा, इन गुफाओं के समूह को 5वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य
इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो क्या होगा इसका उत्तर? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए जरा 23 का उत्तर क्या होगा? फटाफट जरा जवाब दीजिए। ध्यान रखिएगा ये तीनों सही है, इस प्रकार उत्तर क्या हो जाएगा इसका? डी। तो जिन लोगों ने इसका उत्तर डी माना है बिल्कुल सही जवाब है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हाथ में चामर यानी चोरी पकड़े खड़ी यक्षिणी की जो आदमकद मूर्ति है वो कहां से मिली है? यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, और यह प्रश्न पूछ रहा कि कहां से यक्षिणी की आदमकद मूर्ति प्राप्त हुई है? बिहार, कर्नाटक, हिमाचल और आंध्र प्रदेश। बताइए भाई फटाफट जरा बताइए कहां से प्राप्त हुई है यक्षिणी की आदमकद मूर्ति? कहां से प्राप्त हुई है? ध्यान रखिएगा जिन लोगों ने इसका उत्तर बिहार माना है बिल्कुल सही जवाब है, इसका उत्तर ए होगा, बिहार से यक्षिणी की आदमकद मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भरौत स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़ाया था भरौत स्तूप को आप लोगों को। कह रहा है पहला, निर्माण पहली बार 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य राजा अशोक के द्वारा किया गया। दूसरा, भरौत स्तूप की रेलिंग में यक्षों और यक्षिणियों के चित्र हैं जो लंबे समय से भारतीय समाज का हिस्सा है। कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? भरौत स्तूप से संबंधित जो कथन है उसमें बताइए कौन सा कथन सत्य है। इसको मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। कौन सा उत्तर सत्य है? ध्यान रखिएगा दोनों कथन भरौत स्तूप से संबंधित सत्य हैं, 1 और 2 दोनों सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गंधार शैली के बारे में, मथुरा शैली और गंधार शैली को आप लोगों को पढ़ाया था मैंने। कह रहा है गंधार शैली के संदर्भ में 3 कथन दिया गया है और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि इसका उदय मौर्योत्तर काल के समय में हुआ था। किसका? गंधार शैली का। दूसरा, इसको संरक्षण कुषाण शासकों द्वारा दिया गया। और तीसरा, गंधार शैली में बुद्ध की मूर्ति को लहराते घुंघराले बाल, आध्यात्मिक या योगी मुद्रा, आभूषण रहित, जटायुक्त, आधी बंद आधी खुली आंखें दर्शाया गया। ध्यान रखिएगा जब ये पढ़ा रहा था मैं तो मैं बता रहा था कि ये जो बातें हैं ये मूर्ति की विशेषता है, और अब विशेषता पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मूर्ति कैसे बनाई गई थी, उसमें शारीरिक संरचना या शारीरिक बनावट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो गंधार शैली से संबंधित कथन पूछे गए हैं और कह रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है? बताइए, जवाब दीजिए। इन सारी विशेषताओं को मैंने बताया था, बताइए क्या होगा इसका उत्तर? प्रश्न संख्या 26 का उत्तर क्या होगा? ये तीनों विशेषताएं जो हैं गंधार शैली से क्या है? सही है। तो इस प्रकार इसका उत्तर डी होगा, 1, 2 और 3। तो जिन लोगों ने इसका उत्तर डी माना है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न मथुरा शैली, कि मथुरा शैली के संदर्भ में 3 कथन दिए गए हैं। कह रहा इन 3 कथनों पर विचार करिए और बताइए इसमें से कौन सा सत्य है। कहा गया कि इसका भी उदय मौर्योत्तर काल के समय में हुआ और मथुरा शैली को सातवाहन राजाओं के द्वारा संरक्षण दिया गया, और कहा गया कि इस शैली में बुद्ध की मूर्ति को प्रसन्नचित्त चेहरा, तंग कपड़ा, हिष्ट पुष्ट शरीर, बाल मुंडित सर, पद्मासन मुद्रा और सिर के पीछे प्रभा मंडल दर्शाया गया है। मथुरा शैली में जब मैं मथुरा शैली को पढ़ा रहा था और उसमें जब बुद्ध की मूर्तियों के बारे में बता रहा था तो मैं यही बता रहा था कि बुद्ध की जो शारीरिक बनावट है उसकी विशेषताओं को जानना जरूरी है, क्योंकि सवाल पूछ लेता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा मथुरा शैली के बुद्ध के मूर्ति की बनावट की अगर विशेषता आप जान जाइए तो गंधार शैली इसके जस्ट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो गंधार शैली में बुद्ध की मूर्ति का निर्माण और मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्ति का निर्माण जिन विशेषताओं के साथ हुआ, किसी एक शैली में बुद्ध की बनी हुई मूर्ति की विशेषताओं को आप ध्यान में रखिए, अपने आप दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर क्या होगा? 27 का उत्तर क्या होगा? बताइए क्या सही है? तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर क्या होगा? सातवाहन राजाओं ने इसका संरक्षण नहीं दिया था, गलत होगा। यानी कि पहला और तीसरा उत्तर इसका सही है। यानी कि ऑप्शन में जो सी है 1 और 3 ये दोनों कथन क्या है? 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से कौन कौन से स्तूप हैं? 4 स्तूपों का नाम दिया गया है और कह रहा है दक्षिण भारत में इसमें से कौन कौन से स्तूप हैं? पहला है जगयपेट, दूसरा है अमरावती, तीसरा है भट्टी प्रो लुरु और चौथा है नागार्जुन कोंड। ठीक है, बताइए
विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूप्स आर इन साउथ इंडिया? कौन से स्तूप साउथ इंडिया में है, जरा इसका जवाब दीजिए। पढ़ाने क्रम में मैंने इसको बताया था इन स्तूपों के बारे में कि साउथ इंडिया के स्तूप कौन से हैं, उत्तरी पश्चिमी भारत के स्तूप कौन से हैं, पूर्वी भारत में स्तूप कौन से हैं, उत्तरी भारत के स्तूप कौन से हैं, इसको मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, तो 28 का उत्तर क्या होगा, ध्यान रखिएगा। जगहपेट भी दक्षिण भारत में, अमरावती भी, भट्टीप्रोलूर भी और नागार्जुनकोंड भी। उत्तर क्या हो जाएगा, डी 1, 2, 3 और 4। तो जिन लोगों ने उत्तर डी माना है बिल्कुल सही जवाब है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अमरावती स्तूप से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, करा इस पर विचार करिए। पहला है कि अमरावती के स्तूप में प्रदक्षिणा पथ है। प्रदक्षिणा पथ मतलब चक्कर लगाने के लिए, फेरी के लिए, जो वेदिका से ढका हुआ है और वेदिका पर अनेक आख्यानात्मक प्रतिमाएं निरूपित की गई हैं। दूसरा है अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। और तीसरा है इसका निर्माण अशोक ने 3री शताब्दी ईस्वी में करवाया था। और चौथा है कि बुद्ध के जीवन और शिक्षण को इस स्तूप पर उकेरा गया है। कहा गया बुद्ध के जीवन से संबंधित बातें, बुद्ध के शिक्षण से संबंधित बातें इस स्तूप पर उकेरा गया है। ठीक है, क्या होगा इसका उत्तर भाई, तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर होगा क्या, ये चारों बातें सही हैं। क्या है, चारों कथन सही है अमरावती स्तूप से संबंधित, तो कथन डी सही होगा, 1, 2, 3 और 4 सही होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब अगला, बाघ की गुफा के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और कहा गया कि क्या सही है। पहला कथन है कि बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। दूसरा, ये इंदौर और बड़ोदरा के बीच बाघनी नदी के किनारे स्थित है। तीसरा, ये गुफाएं प्राकृतिक नहीं है अपितु चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। और चौथा, ये प्राचीन समय में सातवाहन काल में बनाई गई। तो बाघ की गुफाओं को भी आपसे चर्चा किया गया था और उसकी विशेषताओं को मैंने बताया था। क्या होगा इसका उत्तर, फटाफट जवाब दीजिए जरा। ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 का क्या उत्तर होगा। तो ध्यान रखिएगा ये चारों कथन बाघ की गुफा से संबंधित क्या है, सही है, और इस प्रकार उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, डी उत्तर होगा सही। ठीक है, तो चलिए ये आर्ट एंड कल्चर से संबंधित हमारे सवाल थे जिसको हमने किया। और फिर आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जो मैराथन की क्लासेज हमारी संडे से होने वाली है, वो 4 मैराथन की क्लासेज आप देखना ना भूलें। कंप्लीट एनसीईआरटी इस मैराथन की क्लास में आपके होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।